बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स। इससे पिछला टॉपिक हमने कूलम्ब्स लॉ किया था। अगर वो नहीं देखा तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, बाकी लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स। फोर्स की फील्ड के बारे में बात करेंगे। वो एरिया जिस एरिया में फोर्स लगती है उस एरिया को, रीजन को हम कहते हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स। मतलब उस रीजन के अंदर फोर्स लगती है। इसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम एफएससी की बुक को मद्देनज़र रखते हुए ये पढ़ते हैं लेक्चर। मैं इधर लेक्चर जो डिलीवर करूँगा वो आपकी एफएससी टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक होगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि एक होता है न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ होता है, और दूसरा आपने पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ हमने अभी कल ही पढ़ा है, सेकेंड ईयर में है, और न्यूटन्स लॉ फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो न्यूटन लॉ कहते हैं अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो फोर्स होती है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r²। फिर सिमिलर कूलम फोर्स का फॉर्मूला भी हमने कल पढ़ा था। कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। कूलम्स लॉ चार्जेस के लिए है और न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ मैसेस के लिए है। तो यहाँ पे देखें, ये फोर्सेस दोनों F इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखना ये है ये फोर्स किस एरिया में, कितने रीजन में लगती है, ठीक है। टॉपिक का नाम भी यही है, फील्ड्स ऑफ फोर्स, मतलब वो फील्ड, वो रीजन जिसमें फोर्स लगती है। तो इसमें पहले तो देखते हैं इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आती हैं। तो बेसिकली अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इट्स ओरिजिन इज स्टिल अननोन। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? तो इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? आंसर इसका है स्टिल अननोन, अभी तक फाइंड नहीं हुआ। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो इसका रीजन देखना चाह रहे हैं कि ये रीजन क्या है, कहाँ से ये आती हैं, क्रिएट होती हैं। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लॉजिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो इसकी रीज़न क्या बताई जाती है? ये फोटोन से शेयर करते हैं। फोटोन एनर्जी पैकेट को कहते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहते हैं। तो ये फोटोन से जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म होती है वेव्स की, ये शेयर करते हैं। एक बॉडी से फोटोन दूसरी में, दूसरे से पहले में, ये शेयर करते हैं। शेयर से क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, यहाँ रिपल्शन होती है, ये कहा जाता है। बहुत सारी और भी थ्योरी हैं। 17 चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं एटम में, वो क्या करते हैं कि या तो मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, या तो रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है उसकी स्पिन मोशन की वजह से। मतलब तो और भी थ्योरी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 12th चैप्टर इन फोर्सेस का ओरिजिन अभी तक नोन नहीं है। वी डोंट नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन 5th चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। आइंस्टाइन फोर्स के बारे में कहता है इट इज़ अ स्पेस टाइम कर्वेचर। ग्रेविटेशन फोर्स को स्पेस टाइम कर्वेचर का नाम देता है, ठीक है। आइंस्टाइन की अपनी लॉजिक है, वो मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो खैर अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारी बुक में इसी टॉपिक में सेकंड क्वेश्चन बना हुआ है कि हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसफ़र, ये फोर्सेस कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। इधर लेट करते हैं, हमारे पास 2 चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। तो देखना है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है।
Q1 ने फोर्स लगाई Q2 पे, तो फोर्स ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब फोर्स एक्ट कर रही है दूसरे चार्ज पे। तो हमने देखना है कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे एक्ट करती है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास माइकल फैराडे का कंसेप्ट है। माइकल फैराडे साइंटिस्ट है और माइकल फैराडे ने हमें कंसेप्ट दिया। माइकल फैराडे कहता है कि जितने भी बॉडीज़ हैं, चार्जेस हैं, उनके अराउंड फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये नेचर है, क्या है, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। मतलब नेचर कहते हैं कायनात को, इस पूरी होल यूनिवर्स को। इस नेचर में जब भी चार्ज होगा तो उसके गिर्द एक रीजन होगा, एरिया होगा, जिस एरिया को हम फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चार्ज इलेक्ट कर लेता हूँ, ये Q मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में एक रीजन है और ये रीजन कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ कि चार्ज के सराउंडिंग में रीजन होता है और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नेचर की। मतलब नेचर में, कायनात में ये एग्जिस्ट करता है, इनहेरिट है कि जब भी बॉडी होगा, चार्ज होगा, उसके सराउंडिंग में एक रीजन होगा, उस रीजन को हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक बात देखें इंपॉर्टेंट है, जो जब भी दूसरा चार्ज इस चार्ज पहले वाले चार्ज की फील्ड में आ जाएगा, इसको मैं Q0 से लिख लेता हूँ। अगर Q0 यहाँ पे था तो ये पहले वाले चार्ज की फील्ड से बाहर है। अब क्या किया, इसको मैं मूव करता हुआ पहले वाले चार्ज की फील्ड में ले आया हूँ, तो क्या होगा, इस Q0 पे यानी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगी। या तो वो अट्रैक्शन की होगी या तो वो रिपल्शन की होगी। अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगी, अगर ये दोनों सेम है तो रिपल्शन हो जाएगी। तो अब यही हमने देखना है कैसे ये रिपेल करती है, यानी ट्रांसफर होती है फोर्स या अट्रैक्ट होती है। तो माइकल फैराडे का कंसेप्ट देख लिया। माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ region around charge in which one charge can act force on another charge। ये वो रीजन है किसी भी चार्ज के गिर्द जिस रीजन के अंदर ये चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा, यानी ये Q0 पे फोर्स लगा, अवे फोर्स लगा रहा है। अगर ये चार्ज इधर है तो फोर्स नहीं लगेगी। अगर ये चार्ज इसकी रीजन में आ जाता है, स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, तो फोर्स लगेगी। तो वो रीजन जिसमें दूसरे चार्ज पे फोर्स लगे, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर इन विच इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट ईच चार्ज एवरी चार्ज हैज स्पेस अराउंड इट इन विच इट एक्सर्ट फोर्स अनदर ऑन अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलें अब चलते हैं हम क्वेश्चन हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक फोर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, इसको हम देखना चाह रहे हैं। तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र कैसे हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना हम 2 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को आंसर को देखेंगे। फर्स्ट मैं इधर लेट कर लेता हूँ कि चार्ज है कोई भी। अब जब भी मैं चार्ज की बात करूँगा ना, तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। चलें अब मैं बात करता हूँ कि इधर चार्ज है, कि इधर फर्स्ट पॉइंट ये है कि चार्ज है और चार्ज के गिर्द क्या होती है, फील्ड होती है, और फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं जो डॉट लगा रहा हूँ ये फील्ड को शो करें। अब देखें ये चार्ज के नियर मैं क्वांटिटी में ज़्यादा डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ज़्यादा ये लगा रहा हूँ डॉट, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। जहाँ पे डॉट ज़्यादा है, जहाँ पे डॉट्स कम होते जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती। अब देखते हैं कि दूसरा पॉइंट इसका, अगर सेकंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज की
फील्ड में ले आए तो फील्ड में लाने से क्या होगा, ये देखें इधर लेट कर लेते हैं, ये सेकंड चार्ज है, चार्ज को रेड से ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे ये Q है और इधर Q0 को हम नाम दे देते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये पहले वाले चार्ज की फील्ड है जिसको हम डॉट से ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब देखें, अब इसको उठा के हम पहले वाले चार्ज की फील्ड में रख लेते हैं तो क्या होगा, अब ये चार्ज जब पहले वाले की फील्ड में आएगा तो इस चार्ज की फील्ड, ये जो ब्लू कलर में है, इस चार्ज की फील्ड Q0 से इंटरेक्ट करेगी, मिलेगी, और मिलेगी तो फोर्स प्रोड्यूस होगी, और जो फोर्स प्रोड्यूस होगी अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स इस पे एक्ट कर जाएगी, ठीक है। फोर्स एक्ट कर गई, और फोर्स एक्ट करने को ही हम यहाँ पे कह रहे हैं फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फोर्स ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हमने देख लिया कैसे एक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र होती है। तो क्या बताया पहला पॉइंट कि हर चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड होती है, और उस फील्ड के पास आ जाएं, उस फील्ड के पास हमने एक और टेस्ट चार्ज कहते हैं जिसको टेस्ट करने के लिए रखा होता है, एक टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में लेकर आए तो क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस दूसरे चार्ज की फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, मिलेगा, तो इंटरेक्ट करने से क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो एक्ट करेगी, मतलब यहाँ से इस पे लग गई, मतलब ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो अब देख लेते हैं फोर्स ट्रांसफ़र होगी। अब इधर मैंने ये एक पॉइंट लिखा हुआ है डॉट्स प्रोपोर्शन टू फील्ड, जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होंगे फील्ड ज़्यादा। ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट्स देखें ज़्यादा है तो फील्ड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ पे डॉट्स लेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेस होगी। तो डॉट्स क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन के 2 पॉइंट से देख लिए फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है। जब दूसरा टेस्ट चार्ज पहले चार्ज की फील्ड में आता है तो पहले चार्ज की फील्ड दूसरे चार्ज की फील्ड से इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करने से क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगी, मतलब एक्ट करेगी, मतलब ट्रांसफ़र होगी। अच्छा अब देखते हैं, अच्छा आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो चार्ज है, ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, इसकी भी तो अपनी फील्ड होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी भी फील्ड होगी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि Q0 की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड Q की फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, यानी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड और रेड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो फोर्स प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स इस चार्ज पे लगेगी। रिपल्शन है तो अवे, अट्रैक्शन है तो इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेस्ट चार्ज क्यों स्मॉल होना चाहिए, वाई टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज जो है ये वेरी स्मॉल होना चाहिए। अब देखने लगे हैं क्यों स्मॉल होना चाहिए, इसके लिए मैं ना एक डायग्राम से इसका कंसेप्ट बताता हूँ। अगर हम लेट कर लें ये Q0 टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ Q चार्ज है, ठीक है, और इधर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब ये मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पे Q0 लेस है Q से, ये वाला टेस्ट चार्ज इससे लेस है। जब लेस होगा ये वाला चार्ज तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इधर इस पे भी चार्ज होगा, ये वाला लेस है इससे, तो इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इधर मैं लेट कर लेता हूँ कि Q0 Q से ग्रेटर है। अब Q0 Q से ग्रेटर आ रहा है तो इसके रिजल्ट की, इसकी बुनियाद पे होना क्या है यहाँ पे, अब ये जो चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यहाँ पे। ये मैंने आप देखें, ये दूसरा चार्ज इधर लेट कर लें, ये कौन सा है Q0, इस पे भी चार्ज होगा, और लेट कर लें कि Q0 ये जो टेस्ट चार्ज है ये ज़्यादा है और ये लेस है। तो डायग्राम पे नहीं जाएं, कंसेप्ट पे जाएं कि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका
कम है, तो इसका कम है, तो ये देखें ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है, इधर देखें ये यूनिफॉर्मली एक हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसका नुकसान क्या होता है कि हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल है, कहीं पे कांस्टेंट है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। ठीक है, जब टेस्ट चार्ज ज़्यादा हो जाए तो चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती, जिसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारी बुक में लिखा हुआ है, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट इट मे नॉट डिस्टोर्ट द फील्ड विच इट हैज़ टू बी मेजर। ये उस फील्ड को डिस्टोर्ट ना करे जिसको ये मेजर करना चाहता है, ये कम होना चाहिए क्योंकि ये इसको डिस्टोर्ट ना करें। अब ये ज़्यादा है तो इसने डिस्टोर्ट कर दिया चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टोर्ट होगी, एक्यूरेटली मेजर नहीं होगी। इधर ये कम है तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्मली एक्यूरेटली मेजर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्यों चार्ज हम टेस्ट चार्ज क्यों संभाल लेते हैं। अब देखने लगे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के 2 नेम हैं, यहाँ तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका नाम से ही कंसेप्ट निकलता है। अब क्या कंसेप्ट है ये देख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, देखिए इधर मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, डॉट्स फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे। जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ पे डॉट्स लेस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेस कम होती जाएगी। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो स्ट्रेंथ कम। तो ये स्ट्रेंथ बता रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा होने को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमने पॉइंट देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कम ज़्यादा को कह रहे हैं। डॉट ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, डॉट्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब देखें इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, तो डिफाइन करने के लिए इधर फॉर्मूला लिखते हैं, E इज इक्वल टू F/Q0। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये जो फार्मूला आ रहा है इसमें F फोर्स है, Q टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको नाम कहेंगे। तो अब देखें ज़रा, मैं इधर इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट कर लें कि यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये Q है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी फील्ड है। इसकी फील्ड में टेस्ट चार्ज है, इसको नाम रख लेते हैं Q0, और ये दोनों टेस्ट चार्ज, ये यूनिट चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट कहते हैं 1 कूलम को, हम जब भी बात करते हैं तो 1 कूलम यूनिट में बात करते हैं, 1 में करते हैं, तो इसलिए हम इसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के नाम दे देते हैं। Q0 को हमने क्या कहा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा देखें, ये वही बात जो मैं इधर बता के आ रहा हूँ, माइकल फैराडे ने हमें बताया था कि अगर माइकल फैराडे क्या कहता है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड में आ जाए तो पहले चार्ज की फील्ड दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करती है तो फोर्स प्रोड्यूस होती है और फोर्स एक्ट करती है। तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स लगा रहा है, इसी फोर्स को हमने ये लिखा हुआ है और इस Q0 को इधर लिखा हुआ है। फोर्स एक्ट होना टेस्ट चार्ज Q0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या यूँ कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी डेफिनेशन, यही इसका कॉन्सेप्ट भी है। जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे फोर्स कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब पिछली बात को ज़रा इसके साथ लिंक्ड करें, जहाँ पे डॉट लेस होंगे यहाँ पे डॉट कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फोर्स कम, ठीक है। जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा, यहाँ पे इसके चार्ज के लिए डॉट ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा। जहाँ पे फोर्स ज़्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रेटर होगी, ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला भी देख लिया, हम यहीं पे इसका यूनिट देखने लगे हैं। तो यूनिट इसका होता है, यूनिट हम इसका लिखते हैं, फॉर्मूले से लिखते हैं, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। इसको यूँ भी लिख सकते हैं,
कूलम पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। सी की पावर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगी तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया। अब डायरेक्शन देखते हैं, तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की होगी। अगर इधर देखें, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, रिपेल करने से फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नजर नहीं आनी। ये जो डॉट बताए ना, ये भी हम समझने के लिए लगाते हैं। माइकल फैराडे ने हमें ये तरीक़ेकार बताया था। एक्चुअली ये हमें नज़र नहीं आती। अगर हम ये तो फील कर सकते हैं फोर्स ज़्यादा लग रही है या कम, अगर रिपल्शन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। रिपल्शन कम हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। अच्छा, अब देख लेते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा था कूलम्स लॉ का, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब देखिए यहाँ पे Q1 Q2 आ रहा है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ, Q1 की जगह Q आ जाएगा और Q2 की जगह पे Q0 लगा लेते हैं। ठीक है, 2 चार्जेस हैं, एक Q है जो कि ये और दूसरा Q0 है। अब इधर ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ = F/Q0। अब मैंने एरोहेड नहीं लगाया, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ऐसे करें, ये जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, F = F की वैल्यू ये सारी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। ठीक है, ये फोर्स की सारी ये वैल्यू इधर लगा दी और डिनोमिनेटर में इधर क्या है Q0, तो इधर भी क्या आ जाएगा फिर साथ Q0, ये डिनोमिनेटर में Q0 वैसे ही आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो Q0 सेम है, टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, मतलब ये वैल्यू देगी, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि ये फॉर्मूला मैं अगेन दोबारा लिख रहा हूँ, ये सारे वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब इसको वेक्टर फॉर्म बनाने लगे। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए इधर एरोहेड लगाएं और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाएं, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन गई। फार्मूला वही है सारा, इसी को उठा के इधर लिखा, तो चेंजिंग सिर्फ क्या की, एरोहेड लगाया, यूनिट वेक्टर लगाया। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, हमने पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है FS की। अब देखें यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही इधर यूनिट वेक्टर की होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, तो ये वेक्टर आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई, मतलब ये डायरेक्शन इसकी आ गई। ठीक है, तो ये आज हमने फील्ड ऑफ फोर्स कंप्लीट पढ़ लिया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेन जो पॉइंट है इसके हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपको ये वीडियोस नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।